Okay, good afternoon to everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Okay, तो एक्चुअली थोड़ा सा ना मैं आपको कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ अभी, है ना। मैंने कुछ पिक्चर दिखाई थी, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि व्हाट दिस पिक्चर इज ऑल अबाउट। उसको कोई नोट नहीं करना है, तो आप खुद ही समझ जाओ, ठीक है। देखो, आप तो ध्यान रखना, कुछ लोगों ने ना यहाँ पे लेट भी ज्वाइन किया था, तो स्टार्टिंग में तो बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी आपको, लेकिन फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, भाई आपको करना क्या है, है ना, कि व्हाट पाथ यू हैव टू फॉलो, है ना, कि भाई किस तरह से पढ़ाई करनी है। भाई सबसे पहली चीज ध्यान रखना कि सबसे पहले जो चीज होगी, चार चीजें ही आपको करनी होगी। सबसे पहले जो चीज रहती है, यू रिवाइज क्लास नोट्स। रिवाइज क्लास नोट्स, भाई क्लास में जो भी आपको नोट्स करवाया जाए तो उसको आप रिवाइज जरूर से करो, है ना, कि क्लास के जो भी आपके नोट्स हैं उसको आप क्या करोगे, आपके रिवाइज। सबसे पहली चीज। और जो आपकी दूसरी चीज है, सॉल्व पेस मॉड्यूल, है ना, कि सेकंड स्टेप पे पेस का मॉड्यूल पूरा सॉल्व करना है आपको। जैसे आपने मोशन चैप्टर किया है, तो पेस के मॉड्यूल की स्लाइड में क्या है, एग्जांपल, आंसर, कितने एक्सरसाइज, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तो पेस बिल आपका एकदम 100% है ना। तो पहला तो आप क्लास के नोट्स को हमेशा रिवाइज करते रहोगे, पेस का मॉड्यूल एकदम आप 100% सॉल्व करो, है ना, सेकंड स्टेज पे। थर्ड कब आ जाओगे, आपकी एनसीईआरटी जो सॉल्व करना है ना, कि एनसीईआरटी की जो बुक है इसको भी आपको अटेंड करना है। जैसे आपने मोशन चैप्टर पढ़ा, पहले ये रिवाइज करो, फिर पेस का मॉड्यूल सॉल्व करो, थर्ड में इसमें आना है, स्टार्टिंग में इसको होता है। और इसमें जो भी डाउट्स हैं, इसके डाउट्स भी आपको पूछने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको जो डाउट्स पूछने हैं सिर्फ पेस के मॉड्यूल या क्लास के रिगार्डिंग पूछने हैं। आपके जो डाउट्स होंगे वो एनसीईआरटी के भी डाउट्स पूछने हैं, कि कुछ चीज अगर आपको नहीं आ रही उसमें, वैसे हर चीज इसमें आ जाती है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द क्लास। लेकिन कोई भी चीज अगर आपको नहीं लगता है, उसके भी डाउट्स की फोटो खींच के भेजो कि मुझे एनसीईआरटी का ये डेरिवेशन समझ में नहीं है, स्कूल में मुझे बताया गया था, ये मुझे नहीं है। वो आपके डाउट्स क्लास में उसको हम एड्रेस करेंगे। आपके डाउट्स क्लास इसलिए तो बोलते हैं कि जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको आप मुझे सेंड ग्रुप में, तो उसको हम एड्रेस करेंगे। और फोर्थ स्टेज पे जो कई बार स्टूडेंट्स भेजते हैं खुद ही, दैट इज एंटी-एससी क्वेश्चंस, है ना, ये भी आप किया करो। एंटी-एससी क्वेश्चंस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी स्टूडेंट ने भेजा कि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो डाउट क्लास में बताता हूँ, तो डाउट क्लास में मैं सबको देता हूँ किसको आप सॉल्व, तो अपने आप चार चीजें रिवाइज हो जाती हैं आपके। तो इसी फोर्थ स्टेज पे आपको करना है, ये फोर स्टेज इसी स्टेप वाइज आप फॉलो करना। पहला तो क्लास की सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, फिर पेस का मॉड्यूल 100% क्लियर होना चाहिए, फिर एनसीईआरटी, फिर एनटीएससी क्वेश्चंस, राइट। तो इसी चारों चीजों की पूरे ईयर लॉन्ग प्रैक्टिस हो। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि एक्चुअली में थोड़ा सा मैथ्स फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्टार्टिंग में जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता था, मैंने बताया, क्वाड्रेटिक नहीं आता था, मैंने बताया, थोड़ा आपको वेक्टर का भी नॉलेज नहीं है ना। दो ये सब चीजें थोड़ी सी हायर क्लासेस में होती हैं, फिर भी थोड़ी सी इसकी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। ये सॉल्व करते करते ना अचानक से रुक जाते हैं कि भाई क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं इसको, हमें थोड़ा सा वेक्टर नहीं आता। थोड़ा बहुत कोई पढ़ेंगे हम वेक्टर, तो वेक्टर कोई बड़ी चीज थोड़ी है, सॉल्व कर लो, है ना। वैसे कैलकुलस है, कैलकुलस तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट रुकता है ना। तो वो रुको नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत एलिमेंट्री कैलकुलस में बताऊंगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला, बस एलिमेंट्री कि उस कैलकुलस की वजह से एनटीएससी में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को सिर्फ उस वजह से आप अटेंड नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको कैलकुलस नहीं आता, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा एलिमेंट्री कैलकुलस का भी आपको नॉलेज है, राइट। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में जो वेक्टर पढ़ा था ना, तो अगर जो भी लेट भी ज्वाइन किए थे ना, इसी चार चीजों पे आपको फोकस है ना, इसी चार चीजों पे आप क्या करोगे, आपका फोकस। हम यहाँ पे आते हैं कि लास्ट क्लास में थोड़ा सा हमने वेक्टर की बात की। वेक्टर में सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, जो कि हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकालते थे, वेक्टर के सम और डिफरेंस का माइंड। अब लिख लिया था कि भाई कोई भी वेक्टर अगर ए एंड बी है, ए प्लस बी होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका फॉर्मूला जस्ट आपने ये लिखा, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर plus b square plus 2ab cos theta। बिल्कुल सही, ए और बी का जो सम होगा वो ये होगा, हाँ। और इसमें आपने एक tan अल्फा का फॉर्मूला डिराइव किया था,
तो tan अल्फा की वैल्यू आपकी थी b sin थीटा डिवाइड बाय a cos प्लस b theta. है ना, ये मैंने करवाया था। और ये जो सारा कुछ बेस था वो इसके ऊपर बेस था। ये दो वेक्टर्स हैं आपके, एक वेक्टर आपका ये a और दूसरा वेक्टर आपका ये b, और इस a और b के बीच का एंगल जो है वो थी, तो हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया था ऐसे, और आपने बोला था जो a प्लस बी होगा वो ये वेक्टर है ना, a प्लस बी वेक्टर क्या होगा, जैसे कि आपका ये होगा, इसी की लेंथ हम निकाल, इसका हम क्या निकाल रहे हैं मैं, और ये a प्लस बी a से अल्फा एंगल बना रहा है, उस अल्फा का जो tan अल्फा होगा उसकी वैल्यू है। तो जैसे मैंने a प्लस बी निकाला, ऐसे ही आप a माइनस बी निकाल लो, a माइनस बी का मान। तो बस इसमें एक ही फॉर्मूला मॉडिफिकेशन था कि भाई a स्क्वायर तो सही था, b स्क्वायर भी सही था, यहाँ पे -2ab कॉन्स्टेंट है ना, और tan अल्फा में भी सेम वैसी चीज आ जाएगी। tan अल्फा जब इस केस में आप निकालोगे ये हो जाएगा b sin थीटा डिवाइड बाय a माइनस b cos, a माइनस b cos। वही मैंने बोला था कि थीटा की जगह पे आपको 180 माइनस थीटा निकालना। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि भाई वेक्टर सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना। और मैंने बोला था कि अगर ये वेक्टर a प्लस बी है तो ये वाला जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल क्या हो जाएगा, इसलिए आपका a माइनस। तो जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था उसका जस्ट रीजन ये कि मोस्टली आपको बहुत ज्यादा चीज नहीं भी आती है, तो एटलीस्ट ये छोटा सा फॉर्मूला कि किस तरह से हम इसको क्या करेंगे कि आपका सॉल्व करेंगे, राइट, वैसे आप जानते हो क्योंकि इसी के बेसिस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए है ना, वी हैव डन फ्यू न्यूमेरिकल्स आल्सो बेस्ड ऑन दिस। हाँ, ये चैप्टर अब खत्म हो जाएगा आपका, और उसके बाद वेक्टर तो खत्म हो गया है, इतनी आपको जरूरत है। आज हम थोड़ा सा मैथ्स की चीजें खत्म करके ना नेक्स्ट क्लास से, जो भी नेक्स्ट क्लास आपकी थ्योरी होगी उससे हम नया चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। फिर 4 से स्टार्ट करने से पहले मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए, इसलिए मैंने सारा कुछ किया। आज आप कैलकुलस पढ़ाएंगे? आज थोड़ा सा कैलकुलस का आइडिया, कैलकुलस एंड थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन का एक छोटा सा पार्ट भी और भी बचा हुआ है, दैट इज योर प्रोजेक्टाइल। तो आज आपकी मोशन एंड मैथमेटिक्स की लास्ट क्लास है ना, और इसको आप अपना सॉल्व करोगे, एक लास्ट क्लास डाउट की हो जिसमें कि मोशन एंड जो भी आपने पढ़ा है अब तक वो डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद विल कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, आपका हो जाएगा फोर्स के बाद, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन करेंगे, क्योंकि ये सब बिना जाने ना आप फोर्स चैप्टर पढ़ नहीं पाओ है ना, उसमें ये वेक्टर्स वगैरह की बहुत इंपॉर्टेंस है और थोड़ा कैलकुलस भी यूज है। हम यहाँ पे आते हैं कि ये फॉर्मूले जानने के बाद जो नेक्स्ट चीज हम इससे पढ़ते हैं, वी स्टार्ट विद द कैलकुलस है ना, कि हम यहाँ पे जो चीज स्टार्ट करते हैं कैलकुलस का, बहुत एलिमेंट्री कैलकुलस हम पढ़ेंगे, पूरा नहीं, बहुत कैलकुलस के बेसिक्स पढ़ेंगे है ना। तो आप ध्यान रखना, जो कैलकुलस के जब हम बेसिक्स पढ़ते हो तो पूरे कैलकुलस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका कैलकुलस जो होता है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस है ना, ये डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रेशन। हाँ, और दूसरा जो होता है वी कॉल्ड एज इंटीग्रल कैलकुलस है ना, कि दो कैलकुलस में हम डिवाइड करते हैं इसको, पूरे के पूरे कैलकुलस को। एक तो आपका होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा होता है बेसिकली आपका इंटीग्रल कैलकुलस, दो पार्ट में हम डिवाइड, इसी को कई बार हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। एकदम आसान सी चीज है, बहुत एंजॉयबल है, इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो बहुत एंजॉय भी करते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इसको नहीं करना, बस थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए उसको हम, ताकि हम क्वेश्चंस में अप्लाई करें। जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, आप इसका पर्पस समझना क्या है। डिफरेंशियल कैलकुलस का जो मेन पर्पस है टू फाइंड आउट, इसका जो मेन पर्पस है टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जब भी आप कहीं पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालते हो तो उसी को हम किससे निकालते हैं, जैसे आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस से व्हाट वी स्टडी द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मतलब किसी इंस्टेंट में कितना रेट ऑफ चेंज किसी भी चीज का, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चार्ज हो, कोई भी चीज, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के लिए हम डिफरेंशियल कैलकुलस करते हैं। इसका एम ये है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के लिए वी स्टडी द डिफरेंशियल कैलकुलस। और इंटीग्रल कैलकुलस का एम समझना, इसका एम ये है टू, है ना, इसका जो मेन एम ये है, दिस इज यूज्ड टू summation of large number of small quantities,
लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्वांटिटी, है ना। तो भाई बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज हैं, तो उसको जब हम ऐड करते हैं तो उसी को हम इंटीग्रेशन करते हैं। दिस इज सिंपल समेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्वांटिटी। जैसे आप ये यूज करते थे ना सिग्मा एक्स, है ना, तो सिग्मा स्टेट फॉर द सम, कि बहुत सारे एक्स की क्वांटिटीज को हम क्या करते थे, सम करते थे। मे बी n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू 5 या 6 जितना तक, वैसे ये सम करते हैं। जब क्वांटिटी बहुत लार्ज हो जाती है तो सिंबल इस सिंबल के बजाय हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इंटीग्रेशन का पर्पस ये है कि समेशन ऑफ ए लार्ज summation of large number of स्मॉल क्वांटिटीज, स्मॉल क्वांटिटी, बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज को आपको ऐड करना और बहुत लार्ज, जैसे कि आपका स्मॉल, इसी को हम बोलते हैं जैसे कि आपका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करते हैं। अब यहाँ आप समझना कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है। बड़ी एक फनी चीज है, अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का आइडिया नहीं है ना, तो कई बार हम ऐसे मिस्टेक करते हैं। किसी ने आपको ये बोला कि जो कोई भी बॉय है, किसी ने उसको सजेस्ट किया कि आपकी जो हाइट है ना वो 12 सेंटीमीटर पर ईयर इंक्रीज होती है। किसी ने सजेस्ट किया कि हाइट ऑफ ए बॉय इंक्रीजेस 12 सेंटीमीटर पर ईयर, मतलब कोई भी बॉय जो है वो एक साल में 12 सेंटीमीटर बढ़ जाता है ना, कि 12 सेंटीमीटर पर ईयर से उसकी हाइट क्या होती है, जैसे आपकी इंक्रीज होती है, राइट। तो उसने इस चीज को मिस इंटरप्रेट किया बॉय ने, है ना। उसने बोला सपोज मेरा आज 14th बर्थडे है ना, तो उसने बोला मेरा 14th बर्थडे है, तो वो ये बैठ गया लेके कि अभी मेरी हाइट जो है 120 सेंटीमीटर है ना, और आज ही मेरा बर्थडे है, तो 11 बज के, है ना, 59 मिनट 59 सेकेंड्स पे, है ना, उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर, राइट। और उसने को किसी ने सर्च किया था कि भाई एक साल में उसकी हाइट जो बढ़ती है 12 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ जाती है। बोला अच्छा, मैं तो अभी 12 साल का हूँ, मैं तुरंत इस टाइम के बाद 13 साल का हो जाऊंगा। तो जैसे वो 12 बजा, है ना, वो आर्गुमेंट देता है कि चूंकि 12 सेंटीमीटर पर ईयर मेरी बढ़ती है और ईयर तो चेंज हो गया, तो मैं अभी 12 साल का था, 13 साल का हो गया हूँ, तो अचानक से मेरी हाइट 120 सेंटीमीटर से 132 सेंटीमीटर होगी, है ना। किसको उसने इंटरप्रेट, हाइट ऑफ द बॉय इंक्रीजेस बाय 12 सेंटीमीटर पर ईयर, तो बोल रहा है कि इस टाइम पे मेरी हाइट 120 सेंटीमीटर है, जैसे डेट चेंज होगी मैं 12 से 13 साल का हूँ, मतलब 1 साल हो गया, तो जैसे 12 बजेगा अचानक से 12 सेंटीमीटर मेरी हाइट बढ़ी, तो क्या उसका आर्गुमेंट ये सही है? हाँ, बिल्कुल गलत है। नो सर, बिल्कुल गलत आर्गुमेंट है, इसलिए क्योंकि वो ये जो चेंज ले रहा है वो तो किसी इंस्टेंट को ले रहा है, भाई 1 सेकंड में कितना चेंज निकालना है। तो यहाँ पे जिस चेंज की बात हो रही है वो इंस्टेंटेनियस चेंज, इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज, है ना, कि भाई 1 सेकंड में जितना चेंज हो, 1 सेकंड से कम में भी जो चेंज होगा इसी इंस्टेंट में, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। लेकिन जो 12 सेंटीमीटर पर ईयर है ये इंस्टेंटेनियस चेंज थोड़ी है, ये आपका है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, है ना, कि ये चेंज इंस्टेंटेनियस नहीं है, बल्कि ये जो चेंज है क्या है कि आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज, तो वो एवरेज रेट ऑफ चेंज से हम इंस्टेंटेनियस नहीं निकाल सकते, ये तो पूरे साल में होगा धीरे धीरे, है ना, पूरे साल का एवरेज है कि पूरे साल में 12 सेंटीमीटर बढ़े, और ये यहाँ पे किसकी बात कर रहा था, इंस्टेंटेनियस चेंज। तो यहीं पे थोड़ी सी फिजिक्स में प्रॉब्लम आ गई कि भाई एवरेज चेंज तो निकालना एकदम आसान है, कि भाई 1 साल में आपने अभी मेजर किया किसी की हाइट, 1 साल बाद मेजर करोगे तो हाइट का डिफरेंस होगा, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। लेकिन किसी इंस्टेंट में कितना चेंज होता है उसी के लिए हम यहाँ पे कैलकुलस यूज करते हैं। और ध्यान रखना कि कैलकुलस से कैसे हम इंस्टेंटेनियस मेजर करते हैं, वो एक बड़ी अच्छी थॉट प्रोसेस। जैसे आपको ये पता है कि हाइट ऑफ द बॉल इंक्रीजेस, बॉय इंक्रीजेस 12 सेंटीमीटर पर ईयर, हाँ। अब मैं इसके टाइम ड्यूरेशन को अगर मैं कम करता हूँ, जैसे सबसे पहले मैंने ऐसा बोला आपसे कि 12 सेंटीमीटर पूरे 1 साल में इंक्रीज होती है, पहली चीज आ गई 12 सेंटीमीटर पर ईयर, पर ईयर था, है ना। अगर मैं इसी में ले लूं तो ये 1 सेंटीमीटर पर मंथ हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं,
तो 12 सेंटीमीटर अगर ईयर है तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, मंथ हो जाएगा। या आपने टाइम कम कर दिया, ईयर से मंथ पे आ गए, मंथ से डेज पे आ जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1/30 सेंटीमीटर पर आपका ये डे हो गया। ये डे में इतना चेंज होगा। और कम करते हैं टाइम को, और कम करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/30 इंटू 24 सेंटीमीटर पर आवर। 1 घंटे में इतना चेंज होता है। और मैं कम करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/30 इंटू 24 इंटू 60, है ना, ये आपका हो गया पर मिनट। और मैं कम करता हूँ, है ना, तो मैं लिख सकता हूँ 1/30 इंटू 24 इंटू 60 पर सेकेंड, है ना। तो आप देखो कि हम एवरेज से इंस्टेंटेनियस में आ रहे हैं ना, ये सब चीजें एवरेज थी, लेकिन धीरे धीरे हम टाइम कम करते जा रहे हैं। मंथ से डे पे आ गए, डे से आवर पे आ गए, आवर से मिनट पे आ गए, मिनट से किस पे आ गए, सेकंड्स पे। तो अगर हम टाइम कम कर दें कि 1 सेकंड में आ जाए तो ये जो चेंज होगा किसको हम बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज। या सर जो इसको चेंज 1/30 इंटू 24 इंटू 3600 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे लिख लो, इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप मल्टीप्लाई करके। तो ये जो चीज होगी इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज। तो आप देखो एवरेज से इंस्टेंटेनियस में हम कैसे पहुंचे, टाइम की वैल्यू को कम कर, टाइम ड्यूरेशन था ना उसकी हम कम करके एवरेज से हम इंस्टेंटेनियस का, भाई ईयर से मंथ पे है, मंथ से डे पे है, डे से आवर में है, आवर से मिनट पे है, मिनट से हम सेकंड पे आ। तो ये एवरेज जो रेट ऑफ चेंज था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसी को थोड़ा सा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम लिखते हैं। तो जब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखूंगा तो मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करूंगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, है ना। कि जब मैं इसको लैंग्वेज में लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। तो जब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट हम लिखेंगे तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा एच बाई डेल्टा, है ना, भाई डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन है, हियर डेल्टा एच चेंज इन हाइट है, तो डेल्टा एच को हम बोलते हैं चेंज इन हाइट, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा फिर ये आपका चेंज इन टाइम। तो जब आप ईयर लोगे तो 12 आ जाएगा, मंथ लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालेंगे तो हम ये यूज करते हैं। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट निकालना है तो इसको लिखने का एक तरीका होता है कि जब यहीं पे मैं लिखूंगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, चेंज ऑफ हाइट, तो हाइट में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कितना होगा। अब देखो डेल्टा टी आप कम करते जा रहे हो ना, बहुत छोटा करते जा रहे हो, है ना। तो हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं कि इसी चीज को मैं थोड़ा सा इधर लिखूंगा, यहाँ लिखना आसान नहीं, अच्छा नहीं होगा, मैं इसको साफ साफ यहाँ पे लिखूंगा। तो भाई एवरेज रेट ऑफ चेंज तो आपने निकाल लिया, हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, कि भाई हाइट में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या हो, इसी इंस्टेंट पे कितना होगा। तो ये तरीका ही होता है, ये चीज तो एवरेज थी, है ना, इसी में हम लिखते हैं लिमिट ऑफ, है ना, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, है ना। कि भाई जब भी आप इसका इंस्टेंटेनियस लिखोगे ना तो ये जो वर्ड होती है ना इसको हम इस तरह से रीड करते हैं, इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ डेल्टा टी, मतलब माइक बंद कर दो, टेंड्स टू 0, है ना, 0 नहीं हुआ है। अब देखो डेल्टा टी आप कम करते जा रहे हो, ईयर से मंथ में आ गए, मंथ से डे पे आ गए, डे से इस पे आ गए, इससे सेकंड पे आ गए, पर सेकंड पे आ गए, डे से आवर में आ गए, आवर से मिनट में आ गए, मिनट से सेकंड पे आ गए, सेकंड से आवर पे कम कर सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 का मतलब वो 0 नहीं हुआ है बल्कि बहुत छोटी वैल्यू है। तो वही चीज है कि जब भी किसी एवरेज रेट ऑफ चेंज में ये टाइम की वैल्यू अगर हम बहुत कम ले लें या टेंड्स टू 0 हो जाए तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ध्यान रखना कि एवरेज रेट ऑफ चेंज में डेल्टा टी लार्ज भी हो सकता है ना, कि डेल्टा टी जो होगा इट कैन बी लार्ज। सर आपने हाइट इज इक्वल्स टू सर डेल्टा टी के ऊपर क्या लिखा है, लिमिट, ओके इसको हम बोलते हैं लिमिट, LIM लिमिट, इसी को मैंने लिखा है। इस पूरे चीज को हम रीड ऐसे करते हैं
लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, कि भाई डेल्टा टी को छोटा करते जा रहे है ना, कि भाई जब एवरेज था तब तो डेल्टा टी बड़ा भी हो सकता है, अगर हम डेल्टा टी को छोटा करते जाए, कितना छोटा कर दें कि वो 0 की तरफ अप्रोच करना है, तो ये जो पूरा टर्म होगा, अब ये जो चीज होगी ये एवरेज नहीं होगी, बस इसी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। और जब हम सर इसको ऊपर क्या लिखा है सर? हाँ। डेल्टा टी इट कैन बी। अच्छा ये मत लिखो, इसको छोड़ो, है ना, नॉट लिखो कि भाई डेल्टा टी तो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे लेना है डेल्टा टी टेंड्स टू 0। और ये जो चीज होती है, इसी को लिखने का तरीका होता है, इसको हम लिखते हैं टीएच बाई, है ना, कि जब भी कोई चेंज बहुत छोटा होता है ना, तो ये डेल्टा टी किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी टी, और डेल्टा एच किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिकली आपका डीएच। तो ये जो टर्म आता है, दिस टर्म इज नोन एज ए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, या ये जो टर्म डीएच बाई डी टी होता है, इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हो, या आप इसको बोलते हो डेरिवेटिव ऑफ h विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, कि डीएच बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका डेरिवेटिव ऑफ h विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वही चीज है कि पूरा का पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस का पर्पस यही है कि कहीं भी आपको अगर फंक्शन पता है तो आपको क्या निकालना होता है, डीएच बाई, और इसी को निकालने के मेथड को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका डिफरेंशियल, है ना, भाई ये जो पूरा टर्म है ये इक्वल होता है डीएच बाई डी टी के, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, और इसी के निकालने का जो मेथड होता है वी कॉल इट एज अ डिफरेंशिएशन। तो ध्यान रखना यहाँ पे जब भी आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालोगे तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका डिफरेंशियल। एज फॉर एग्जांपल, जैसे अब इन जनरल में आ जाते हैं, जैसे मैं एक वर्ड यूज करूंगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हम किसको बोलते हैं, व्हाट इज कांस्टेंट, कोई भी चीज कांस्टेंट है उसका मतलब क्या हो गया, Investigative change. The हाँ object is जो कि moving चेंज नहीं with होता, continuous speed. जिसकी की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं है, जैसे कि सिंपल सा कि क्वांटिटी which remains same, which remain same during mathematical operation, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोई मैथमेटिकल अगर ऑपरेशन कर रहे हो तो जिस क्वांटिटी की वैल्यू सेम रहती है हमेशा, उसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट। लाइक एनी नंबर, कोई भी अगर नंबर होगा तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जैसे 10 है तो 10 ही है, लाइक एनी नंबर, है ना, या हम बोल सकते हैं पाई, पाई की वैल्यू भी जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसमें अगर कोई भी नंबर है या पाई है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका कांस्टेंट। और ऐसे रहता है वेरिएबल, है ना, कि हमेशा फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज आएंगे, तो आपका कांस्टेंट आ जाएगा, दूसरा वेरिएबल। वेरिएबल्स का मतलब हो जाएगा विच चेंजेस, है ना, कि विच चेंजेस Sir, राइट ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, या विच Sir? चेंजेस विद इन लिमिट। अब बताओ, सर एक बार लिमिट वापस समझा देना। मैं वो आएगा बेटा, अभी आप समझो, उसमें मैंने कुछ समझाया नहीं है, इसको आप बहुत ज्यादा समझ नहीं पाओगे। जस्ट मैंने लिखा है कि डेल्टा एच बाई डेल्टा टी क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट होता है। एवरेज को इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करने का तरीका है कि डेल्टा टी को हम बहुत छोटा करें, मंथ से ईयर, मंथ से डेज, डेज से टाइम, इस डेल्टा टी को बहुत छोटा करें तो इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो बहुत छोटे का मतलब ही हम बोलते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, कोई भी चीज अगर बहुत छोटी होगी तो 0 की तरफ जाएगी ना। तो ये जो डेल्टा, इसी को हम लिखते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अगर इस चीज में, क्योंकि एवरेज रेट ऑफ चेंज था, अगर डेल्टा टी की वैल्यू टेंड्स टू 0 हो, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये जो पूरा टर्म होगा ये फिर एवरेज चेंज नहीं होगा, बल्कि चेंज एट सम इंस्टेंट होगा, है ना। और इसी को लिखने का तरीका होता है डीएच बाई डी, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेशन। यहाँ मैं बात कर रहा था कांस्टेंट, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में उसका वैल्यू चेंज नहीं होगी, और वेरिएबल होता है जो कि किसी पर्टिकुलर रेंज में क्या होता है कि आपका चेंज। और एक वेरिएबल को रिलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं फंक्शन, है ना, कि यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज करूंगा मैथमेटिक्स का, उसको हम बोलते हैं जैसे कि आपका फंक्शन। क्या यूज ए वर्ड दैट इज नोन एज अ फंक्शन क्या फंक्शन। मैं बता फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने बोला
कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, इस तरह से हम लिखते हैं। फंक्शन का मतलब हो जाएगा y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x का मतलब ये है कि ये y एंड x वेरिएबल है ना। y इज ए फंक्शन ऑफ x का मतलब हो जाएगा अगर आप x की वैल्यू को चेंज करोगे तो y भी क्या होगा, चेंज। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या हो जाएगा, f स्टैंड फॉर फंक्शन। जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करोगे y की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। मतलब ये सारी चीजें जो है ये कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल। जब भी किसी वेरिएबल की हम बात करते हैं तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, फंक्शन सिस्टम। मैंने बोला y इज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब y की वैल्यू x के ऊपर क्या होगी, डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल सिंपल सा, कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे मैंने बोला y इक्वल टू x स्क्वायर, है ना। तो अगर आप x की वैल्यू चेंज करोगे तो y चेंज होगा। इसमें अगर आप x की वैल्यू ले लो 0, y भी 0 हो जाएगा। अगर आप x की वैल्यू ले लो 1, y भी 1 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर आप 2 ले लोगे तो y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जब भी किसी एक की वैल्यू दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है और दोनों चेंज होते हैं, चेंज होने मतलब वेरिएबल्स है। एक्सक्यूज मी सर, और जब भी एक का जो चेंज है दूसरे के अकॉर्डिंग होता है। हाँ बोलो। सर इसमें जरूरी थोड़ी है कि हर बार y की वैल्यू चेंज ही हो। नहीं ऐसे नहीं, मतलब फंक्शंस तो कुछ भी हो सकता है, फंक्शंस तो कुछ भी बना सकते हैं। ये तो मैं जस्ट एग्जांपल लिया, फंक्शन कुछ भी हो सकता है ना। तो जस्ट मैंने एग्जांपल लिया कि y इज ए फंक्शन ऑफ x का मतलब जैसे y इक्वल टू x स्क्वायर है, ये y इक्वल टू x क्यूब भी हो सकता है ना। तो अगर हम x की वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या होगी, जैसे कि आपकी चेंज। तो इस तरह की चीज को हम बोलते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, राइट। वही चीज है कि अभी आपने बोला अगर x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा y बाय डेल्टा x, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये क्या हो जाएगा आपका, है ना। कि अगर आप x चेंज करोगे तो y भी चेंज होगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसको हम बोलेंगे चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। भाई जैसे अगर y x का फंक्शन है तो डेल्टा y बाय डेल्टा x जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन ये जो चेंज होगा ना, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज, दिस इज नोन एज ए एवरेज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। कि y की वैल्यू में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x का एवरेज वैल्यू डेल्टा y बाय डेल्टा x। अगर मैं बोलूं इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना है मुझे तो सर x को 0 तक पहुंचाना पड़ेगा। हाँ, डेल्टा x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जी। तो अगर मुझे ये निकालना है कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस, अगर मुझे ये निकालना है कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, आपने सही बोला है कि डेल्टा x को बहुत छोटा करते जाना होगा, मतलब टेंड्स टू 0 हो जाए। तो इसी को हम ऐसा लिखते हैं, अगर मुझे ये चेंज निकालनी है तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा, ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और इसी को हम लिख सकते हैं dy बाय dt, है ना। और जैसे dh बाय dt क्या था, डेरिवेटिव ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे dy बाय dx क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमेशा आपको इस तरह से कोई फंक्शन दिया हो और क्या निकालना होगा आपको, ये नहीं, एवरेज से मतलब नहीं होता है, आपको निकालना होगा dy बाय dx के साथ। तो इससे dy बाय dx को हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। क्योंकि इसका पर्पस है किसी भी डिफरेंशियल कैलकुलस, तो इसको वापस अब कैसे हम निकालते हैं दैट आई विल डिस्कस, किस तरह से आप निकालते हैं। कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन में dy बाय dx निकालने का मतलब ये होता है डिफरेंशिएट करना, और इस dy बाय dx को हम ये बोल सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। दिस इज सिंपली नोन एज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। या सर फंक्शन क्या है? फंक्शन बेटा दो एक चीज दूसरे को डिपेंड करती है। जैसे सर क्या? यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाइट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, किसी पर्सन की हाइट जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब टाइम के साथ साथ हाइट चेंज होगी। वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, कोई भी स्फीयर है, अगर मुझे स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। तो दो चीजों को रिलेट करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं।
हाँ, जैसे कोई भी स्फीयर है, इसका वॉल्यूम किसका रेडियस फंक्शन होगा रेडियस। तो फंक्शन मतलब दो वेरिएबल्स को रिलेट करता है। हाँ, कि फंक्शंस का काम होता है दो वेरिएबल्स को क्या करता है बेसिकली आपका रिलेट, एक को चेंज करोगे तो दूसरा चेंज, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेसिकली आपको ये हम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब कभी नहीं रुको। अब फिजिक्स में अगर आपको वेक्टर और कैलकुलस आता है तो कोई भी क्वेश्चंस आ जाए हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक आप रुक रहे थे ना, कुछ क्वेश्चंस में हम मना कर देते थे नहीं कैलकुलस दे, कुछ क्वेश्चन होता नहीं ये वेक्टर दे, आप नहीं रुकोगे, आप कैलकुलस वेक्टर कोई भी क्वेश्चन आए हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी चीज है जानना और छोटा सा टॉपिक है ना, एकदम आसान सा भी है, कुछ नहीं इसमें ऐसा है कि जब भी आपको कोई फंक्शन दिया हो तो जब हम dy by dx निकालेंगे तो इसी को हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, है ना। और इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन, है ना। किसी मेथड को हम क्या बोलते हैं जैसे कि आपका डिफरेंशिएशन। तो सिंपल सा आपको अभी एक ही फॉर्मूला जानना है कि भाई डिफरेंशिएट हम कैसे करें, भाई किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का मेथड क्या हो, है ना। तो डिफरेंशिएट करने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला आपको जानना है, वो सर पावर इसमें वाला। हम हाँ बोलो। सर इसमें हम लोग जितने dx की वैल्यू लेते हैं उससे भी कम हो सकती है, तो सर ऐसे में हम लोग जनरली dx की वैल्यू कितनी लेते हैं? हाँ हाँ नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, वो तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, माइनस भी ले लो, एक्स की कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं, लेकिन जो भी एक्स की वैल्यू होगी उसके ऊपर वाई क्या करेगा डिपेंड, वाई और एक्स आपस में क्या है रिलेटेड, उसी को फंक्शन नो फॉर सर, एग्जांपल। हाँ बोलो बेटा। सर मैं पूछ रहा हूँ सर जैसे कि dy by dx है, तो सर इसमें तो x की वैल्यू 0 के बहुत पास होगी, तो सर ऐसे तो सर नंबर चलते रहेंगे, तो सर हम लोग कौन सी वैल्यू लेते हैं यूजुअली? वो क्वेश्चन में दिया होगा, इसलिए मैंने लिखा ना विच चेंजेस ड्यूरिंग विद इन लिमिट, ओके जैसे सर। रेंज दी होती है एक पर्टिकुलर इस वैल्यू से उस वैल्यू तक चेंज हुआ, है ना। वो आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो ऐसे नहीं समझ पाओगे। इसके बाद आते हैं, जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है, जैसे कोई फंक्शन इस फॉर्म में दिया y इक्वल टू x टू द पावर n, है ना। n कुछ भी हो सकता है, n इज द नंबर, n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, माइनस प्लस कुछ भी, एनीथिंग, हाफ 1/3 एनीथिंग। तो जब भी कोई फंक्शन इस फॉर्म में हो, इसी चीज को हम फंक्शन बोलते हैं। अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब मुझे निकालना है dy by dx, अगर y x का फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब मुझे क्या निकालना है dy by dx। तो जो dy by dx होता है इसका जस्ट ये फॉर्मूला nx n माइनस, ये फॉर्मूला आपको याद है ना। इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस पूरा कैलकुलस होता है कि जब भी कोई फंक्शन y इक्वल टू x की पावर n हो तो उसका डेरिवेटिव dy by dx की वैल्यू क्या होती है nx n माइनस, है ना। एज फॉर एग्जांपल जैसे हाँ सर पावर ऑफ x है सर, nx में जो x है सर वो पावर ऑफ x है। हाँ पावर ऑफ x, n जो है वो पावर, कि भाई x की जो n है पावर है, n इज द पावर ऑफ, तो आपको पावर वाला फॉर्मूला ही ज्यादा यूज, कभी भी फंक्शन इस फॉर्म में हो y इक्वल टू x की पावर n, तो जो dy by dx होता है वो क्या होता है nx n माइनस 1, है ना। तो जैसे सिंपल सा ऐसा देखो कि कहीं पे भी ऐसा दिया हुआ है कि y Sir, इक्वल what टू is the meaning of derivative of y? डेरिवेटिव ऑफ y मतलब चेंज फ्रॉम डेरिवेटिव बोल, जब भी कोई चीज चेंज होती है तो उसी को डेरिवेटिव, मतलब मैथमेटिक्स की एक लैंग्वेज, Okay. ये जो टर्म होगा ना डेरिवेटिव ऑफ h विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, तो चेंज को ये बोलते हैं। तो जैसे y इक्वल टू x स्क्वायर, ये कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, मुझे बताना है कि dy by dx कितना होगा, है ना। तो n की जगह पे यहाँ पे 2 आ गया ना, n की जगह पे क्या हो गया 2 आ गया, तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये आपको आ जाएगा 2x इंटू 2 माइनस, अगर y इक्वल टू x स्क्वायर है तो जो इसका dy by dx होगा डिफरेंशिएट करने के बाद वो आपका nx n माइनस 1 होता है, तो n की जगह पे 2 है तो 2x 2 माइनस, मतलब इसका डिफरेंशिएट करके 2x, अगर y इक्वल टू x स्क्वायर है तो जो इसका चेंज होगा ये डेरिवेटिव होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 2x। हाँ, अगर आपको कहीं पे दिया हुआ है सपोज y इक्वल टू x की पावर क्यूब, तो कितना dy by dx होगा हम जानते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द dy by dx, 3x n की जगह पे 3 है, 3x 3x square।
हाँ भाई अगर 3x y square। हाँ बिल्कुल सही, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो होगी वो 2x, y इक्वल टू अगर x क्यूब है तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर है। हाँ, तो ये पावर कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग। अगर y इक्वल टू कहीं पे दिया हुआ है आपको x की पावर हाफ है तो जो डी वाई बाई डी एक्स होगा n की जगह पे हाफ आ गया तो हम लिखेंगे हाफ x टू द पावर हाफ माइनस nx n माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली आपका हाफ x टू द पावर माइनस हाफ हाफ हाँ? x to the power minus half। माइनस और x टू द पावर माइनस हाफ को हम नीचे ले जाएंगे तो ये 1/2 x की पावर हाफ और x की पावर हाफ जो होता है वो रूट ही तो होता है 1/2 होता है। तो यही फॉर्म आपको यूज करना है, एकदम सिंपल सी कि जब भी इस तरह से पावर के फॉर्म में कोई फंक्शन तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो होती है एन एक्स एन माइनस वन, हाँ क्या आपने लिया सर एक्स स्क्वायर का ये होगा एक्स क्यूब का ये होगा एक्स की पावर हाफ का ये होगा, है ना। अगर y इक्वल टू कहीं पे x दिया हुआ है ना तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, अगर y इक्वल टू x है तो व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स 1 1 पावर 1 हो गई ना तो 1x 1 माइनस मींस x की पावर 0 आ गया मींस ये 1 तो x को डिफरेंशिएट करके 1 आता है। अगर हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा सर आपका 1 है ना। तो ये आपके डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आपको जानना है कि भाई किस तरह से फंक्शन को हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएशन का ये क्या है जैसे कि आपका एक फॉर्मूला ऐसे ही सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला बेटा डिराइव होता है, डिराइव करके लाते हैं, लेकिन आप डेरिवेशंस नहीं पढ़ोगे, जस्ट आप इसको मेमोराइज कर, इसको सर, डिराइव कर सकते एक्सक्यूज मी सर dy by dx है तो सर हम तो dy में y को x raised to the power n लिख सकते हैं, तो फिर सर उसमें तो x raised to the power n minus 1 आना चाहिए। सर ये n कहाँ से आ गया? बेटा फॉर्मूला जो है ना अभी मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ मान लो अब आप ये डेरिवेशन अलग मेथड है, वैसा सिंपल मैथ नहीं जैसा आप समझ रहे, सिंपल जैसा मैथ्स आप नहीं समझ रहे हो जैसा है ये सिंपल से मैं जो बता रहा हूँ उसको मान लेना, जब नहीं आता ना कोई चीज कैसे बता रहा हूँ, जैसे y इक्वल टू x की पावर n है तो इसका डेरिवेटिव dy बाई dx के फॉर्मूला ये डिराइव करते हैं, वो डेरिवेशन अभी आपको ही करना बस ये फॉर्मूला पढ़ना। अगर ऐसा फंक्शन है तो dy बाई dx की वैल्यू दी और इसी फॉर्मूले को यूज करके मैंने सब चीज को डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर होगा तो 2x हो जाएगा, एक्स क्यूब होगा तो ये होगा, हाफ होगा तो ये होगा, 1 होगा तो ये आपका आ जाएगा, x की वैल्यू होगी तो 1 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देयर इज अ 3 रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, हम यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं वी स्टडी द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स कौन से, हाँ हम यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे वी यूज द स्टडी द रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, है ना भाई। जो डिफरेंशिएशन होगा इसके बेसिक रूल्स कौन से, है ना। तो देखो इसमें 3 ही रूल होते हैं, एक तो फॉर्मूला आपने कर लिया, फर्स्ट फॉर्मूला होता है, फर्स्ट रूल होता है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, कोई भी अगर कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो, क्योंकि डेरिवेटिव से हम चेंज ही तो निकालते हैं, तो अगर कोई चीज चेंज ही नहीं हो रही तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा जीरो होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे कभी भी किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट, यहाँ पे C स्टैंड फॉर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो, कांस्टेंट का मतलब हो गया जैसे आपसे कोई बोलता है कि 3 को डिफरेंशिएट, तो 3 तो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन थोड़ी होगा, उसमें कोई x का टर्म होता है वो डिफरेंशिएट, वेरिएबल डिफरेंशिएट होते हैं कांस्टेंट। पहला रूल ये हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। सेकंड रूल ये होता है कि कहीं भी अगर ऐसा दिया हो I कॉमा आप कांस्टेंट लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट, नहीं सर फर्स्ट पॉइंट में सर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट I के बाद से क्या लिखा है? कांस्टेंट इज जीरो, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, ये मैं लिख रहा हूँ रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, कोई भी अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा जैसे कि आपका जीरो, लाइक 3 4 5 डिफरेंशिएट करके जीरो आ जाएगा,
ऐसे ही कहीं पे अगर ऐसा दिया हुआ है कि डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन, है ना, ये आप समझ, कांस्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन, भाई सी इसमें कांस्टेंट है ना, और यू कोई फंक्शन, यू क्या है बेसिकली आपका फंक्शन। तो जब भी आप किसी कांस्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो वो जीरो नहीं होता है, खाली कांस्टेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट टाइप फंक्शन जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएट, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और कैसे डिफरेंशिएट हो जाएगी फंक्शन। एज फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला आप डिफरेंशिएट करो y इक्वल टू 3x, तो c इसमें 3 कांस्टेंट है और x स्क्वायर फंक्शन, समझे, c जो है इसमें कांस्टेंट है 3 और ये जो x स्क्वायर है क्या है फंक्शन। तो अगर मुझे निकालना है कि व्हाट इज द dy बाय dx, तो ये जीरो नहीं होगा, बल्कि 3 इनटू क्या चीज डिफरेंशिएट हो जाएगी x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x। ये मतलब होता है कि जब कांस्टेंट टाइम ऑफ सम फंक्शन होता है तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, सिर्फ वेरिएबल डिफरेंशिएट, 3 तो एज इट इज छोड़ दिया मैंने, और अभी आपको बताया कि x स्क्वायर का इस फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करके क्या होता है, जैसे कि आपका 2x। तो अल्टीमेटली अगर y इक्वल टू 3x स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो 6x। खाली कांस्टेंट अगर रहता सिर्फ 3 रहता तब तो जीरो हो जाता, लेकिन कांस्टेंट और वेरिएबल जब मल्टीप्लाइड होते हैं तो जीरो नहीं, बल्कि इस तरह से निकाल। ऐसे थर्ड रूल, अगर दो फंक्शन का सम हो रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ सम u प्लस माइनस v, u भी फंक्शन है, v इज ऑल्सो ए फंक्शन, भाई दो फंक्शन या तो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, इसको हम स्प्लिट कर देंगे, दिस विल बी इक्वल टू du बाई dx प्लस du बाई, तो ये 3 रूल्स होते हैं कि भाई इस फॉर्मूले के अलावा जब भी किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे ये 3 रूल्स हैं। कांस्टेंट का जीरो, कांस्टेंट टाइम ऑफ फंक्शन में कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये चीज डिफरेंशिएट। अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो दोनों को हम स्प्लिट करके कर सकते हैं, प्लस माइनस, प्लस हो या माइनस होता है, प्लस होगा तो भी सही है, माइनस होगा तो भी सही है, तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो यही आपको डिफरेंशिएशन में पढ़ना है, एक वो फॉर्मूला प्लस ये 3। तो सेकंड वाला क्या मतलब है इसमें सेकंड वाला क्या है यार, y इक्वल टू 3x स्क्वायर है, तो सर इसमें d बाय dx मतलब क्या है आशीष, सर d बाय dx इसका मतलब क्या सर ये है? डी वाई होना चाहिए ना यहाँ पे। अरे देखो Yes, sir. जब यहाँ पे u है ना फंक्शन, अगर y होगा तो dy होगा, अगर u है तो du हो जाएगा। सर फर्स्ट वाले में भी d बाय dx है। यस हाँ, सर, इस जगह पे सर फर्स्ट वाले में डी बाई डी एक्स और देखो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट ही, इसी को हम y बोले, y की जगह हमने कांस्टेंट पुट कर, आप समझ गए। जैसे यहाँ पे देखो ये मैंने बोला है y इक्वल टू x टू द पावर n है, तो dy बाई dx ये होगा, मैं चाहता तो इसको ऐसे तो लिख सकता था d बाई dx ऑफ x की पावर n, y की वैल्यू पुट कर सकते थे ना आप, y की वैल्यू पुट कर, तो y की जगह पे यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे y की जगह पे cu है, तो dy बाई dx में y तो कुछ भी हो सकता है, y चेंज होते रहता है। जैसे ये चीज थी आपने बोला y इक्वल टू x की पावर n है, dy बाई dx निकालो, तो y की वैल्यू मैं पुट कर देता तो उसको ऐसा तो लिख सकता था, उसी को उसी फॉर्म में लिखा है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। Sir, please tell the last rule again. अभी बता रहा है, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में बोल रहे थे यार, क्या पता कौन हो पता नहीं, मुझे बहुत जल्दबाजी में, आप ये नहीं समझते कि जो चीज अभी आप पूछ रहे हो ना, हो सकता है कि 2 मिनट बाद उसका आंसर में बताना होगा, तो थोड़ा देर वेट किया, तो पेशेंस की जरूरत पड़ती है इसमें बहुत ज्यादा। ये मैंने बताया कांस्टेंट का जीरो होता है, अगर कांस्टेंट से कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएट, और दो अगर फंक्शन का सम या प्लस या माइनस होता है तो दोनों को हम स्प्लिट करते हैं, है ना। इसको कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरह से न्यूमेरिकल से हम इसको क्या करेंगे, अभी मैं एक्सप्लेन, पहले आप इसको लिख लो। कैलकुलस में इतना ही जानना है आपको, इतना अगर आपको आता है मतलब आपको कैलकुलस आता है, हाँ? जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेता हूँ, फंक्शन चेंज करते हैं, आपको ये पूछा जाएगा हमेशा कि अगर
जैसे कोई क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये y इज अ फंक्शन ऑफ x ऐसा दिया हुआ है। अब आपको निकालना है कि फाइंड आउट द dy बाई डी। आपको क्या निकालना है? अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x दिया है तो dy बाई dx क्या होगा? तो वही चीज है, बीच में अगर प्लस साइन है तो थर्ड रूल के अकॉर्डिंग सबको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो मैं जब इसको प्रॉपर्ली लिखूंगा तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, 3 कांस्टेंट है, ये आपको हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट डिफरेंशिएट नहीं होगा, कैसे डिफरेंशिएट होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आ जाएगा। वही चाहिए, वाई की जगह पे जो है ना हम एक्स स्क्वायर यहाँ पे वाई की जगह पे यहाँ पे एक्स लिख रहे हैं, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। ये सबको मैंने अलग अलग कर दिया डिफरेंशिएट। भाई जब भी पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है अलग अलग को डिफरेंशिएट करके सम करना। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा। सर डी बाई डी एक्स 5 को लिखा। अभी वेट करो यार, मैं बता रहा हूँ, अभी वेट करो भाई, बहुत जल्दबाजी में पर्पस है तभी मैंने लिखा है। 3 इंटू एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अभी आपने पढ़ा इस रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर कहीं पे भी y इक्वल टू x की पावर n है तो dy बाई dx की वैल्यू क्या होती है? nxn माइनस, तो x स्क्वायर की जगह पे 2x प्लस 2 ऐसे छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और ये 5 तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो आप देखो सिर्फ कांस्टेंट अगर कहीं पे है लाइक 5, उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 हो गया। कांस्टेंट अगर फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 नहीं होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर 2x में कन्वर्ट, x किस में कन्वर्ट हो गया? 1 में कन्वर्ट। और थर्ड रूल अप्लाई किया कि पूरे को डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करके आया। तो इस केस में डी बाई एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो 6x प्लस 2 होगी। यही तो आपको करना बाय यूजिंग दीस टू टूल्स। इस तरह से डिफरेंशिएट करने आपको आना, किस तरह से हम इसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। दिस वे यू नो हाउ टू डिफरेंशिएट। अब वही चीज है कि मोशन में इसका क्या काम, वही कहाँ पे हम मोशन में इसको अप्लाई करते हैं। और देखो मोशन इज ऑल अबाउट द फंक्शन, है ना? कि कहीं पे अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना? कहीं पे अगर आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी एज फंक्शन ऑफ टाइम, ये आपको दिया हुआ है। मतलब आपको दिया हुआ है x एज अ फंक्शन ऑफ displacement of a body and function of time एज फंक्शन ऑफ टाइम, एज फंक्शन ऑफ। भाई कोई बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, टाइम के साथ तो चेंज होती है ना? तो अगर अब तक जो हम बोलते थे ना, हम निकालते थे व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी निकालना तो एकदम आसान है। v एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा x बाय डेल्टा। अगर डेल्टा टी टाइम में डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू ये हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे निकालना है कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कैसे निकालूंगा? इसमें dx by dt। हाँ dx बाय, हम क्या करेंगे? ये तो एवरेज है कि डेल्टा टी टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो एवरेज आ गया इतना वेलोसिटी। लेकिन हर इंस्टेंट में वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखने के लिए हम लिखेंगे लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू डेल्टा x बाय डेल्टा। अगर इसमें डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए तो ये चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको हम लिख सकते हैं dx। तो सिंपल सा, अगर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया हो तो dx बाय dt क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे अगर आपको निकालना है कि व्हाट इज द एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज
एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है ए एवरेज, इसकी वैल्यू होती है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, है ना। मैं किसी डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी में चेंज डेल्टा वी हुआ, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होता है ना। अगर आपसे किसी ने पूछा नहीं एवरेज नहीं, मुझे निकालना है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किसी इंस्टेंट में एक्सेलरेशन कितनी, वही करना पड़ेगा मुझे। डी बाई डी एक्सेलरेशन का मतलब हो जाएगा हाँ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इसी को हम ले सकते हैं डी बाई। तो सिंपल चीज है, वही स्टार्टिंग के पोस्टर में ये दिया गया, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन वो वेलोसिटी कौन सी होगी? इंस्टेंट। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन कौन सा होगा? इंस्टेंट, है ना। प्लीज ध्यान रखना इसमें कि भाई कभी भी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx by dt और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? dy by dt, ना। तो कई क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, इसलिए आपका dy by, तो इसका पर्पस होता है डिफरेंशिएशन, इससे सब चीजों की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी। तो एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल। कुछ मेरे पास क्वेश्चंस भी आए हैं, लेट मी चेक। नहीं ये मॉडल में नहीं मिलेगा बेटा आपको, ये तो मॉडल में नहीं मिलेगा, है ना। ये मॉडल नहीं मिलेगा। फंक्शन जीरो हो सकता है सही, कोई फंक्शन जीरो हो सकता है, ये मॉडल में नहीं मिलेगा। ये तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ और पर्पस ऑफ एनटीएससी के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हमारे पास आ गए थे जिसमें कि कैलकुलस यूज होता है ना, तो उसको सेटल करना है। मैं कैलकुलस अगर यूज हो रहा है तो उसको छोड़ना सही है ना, तो उसको हम कर लेते हैं। तो उसका पर्पस है, मॉडल में नहीं। आपको बस इतना ही पढ़ना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है ना। इसके अलावा पढ़ोगे फिर वो नेचुरली वो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ। एकदम सिंपल ये पढ़ो जो मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ कुछ मिल जाएगा मुझे तो, है ना। एकदम 1 मिनट में आप सॉल्व कर लोगे। लेट मी चेक। हाँ ये सही है, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। If s is equal to, s is the displacement 2t plus 40 square meter, हाँ। और जो भी आंसर आता है बोलना नहीं, मुझे पर्सनल मैसेज कर एज एग्जांपल। Sir, can you please once again show the formula for हर टाइम पे निकालना है। acceleration? क्या चीज, कौन सा फॉर्मूला बेटा? Sir, instantaneous acceleration से मेरी स्क्रीन थोड़ी देर के लिए वो हो गई, बंद हो गई थी। अच्छा ये लिख लो यार। सर हर टाइम पे निकालना है। जो टाइम दिया हुआ है उसमें निकालना है, क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। सर 0, 2 और 10 दे रखे हैं ना। हाँ हर टाइम पे निकालना है। जो 3 टाइम है तीनों में 3 आंसर आएंगे, है ना। तीनों में जो है 3 आंसर आएंगे। Yes sir, written. ये भाई टाइम इक्वल टू 0 पे v क्या होगा, टाइम इक्वल टू 2 पे क्या होगा, 10 पे क्या होगा, हर इंस्टेंट में। इसी को तो इंस्टेंट बोलते हैं। एकदम 0 पे कितना होगा, एकदम 2 पे कितना होगा, एकदम 10 पे कितना होगा, है ना। एकदम 0 पे पूछा हुआ है, इस इंस्टेंट में कितना होगा। s इक्वल टू टाइम दिया होगा।
ना अभी तक ये आंसर सही नहीं बेटा। यहाँ पे एस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, एस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। हाँ सही है, संस्कृति वेलोसिटी का आंसर सही है, एक्सेशन का सही नहीं है। हाँ युग शर्मा, योर ऑल आंसर आर करेक्ट। युग शर्मा, योर ऑल आंसर आर करेक्ट। वेरी गुड, सही बताया आपने, सारा कुछ सही बताया, सही बताया, ठीक है। युग शर्मा, योर ऑल आंसर इज करेक्ट, है ना। मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, डोंट वरी, आपको बताऊंगा पूरा इस क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको क्या हम बात कर रहे हैं। हाँ सही है अक्षत, आपका आंसर सही है। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना, मैं बताता हूँ, मैं ना, आप सॉल्व मत करो इसे, आप इससे आप समझो, ठीक से समझना सब लोग कि हम किसकी बात कर रहे थे आपका, है ना भाई। इस क्वेश्चन को जस्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। तो इसमें ये बोला हुआ है कि यहाँ से डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, टाइम के साथ एस की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो इसी चीज को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। ये जो फंक्शन होता है ना, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो अभी आपने पढ़ा कि जो कि आपके फ्लो चार्ट में भी था, कहीं भी अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट कहीं भी दिया हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट का मतलब हो जाएगा ds बाय dt, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा, इसलिए आपकी वेलोसिटी, और वेलोसिटी को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, इसका मतलब हो जाएगा dy बाय dt, इससे एक्सेलरेशन आ जाएगा। आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना, आप इसको सीधा डिफरेंशिएट करो, ds बाय dt बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा ds बाय dt, है ना। जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, आप देखो t का तो 1 हो जाएगा ना, जैसे x का 1 होता था तो t का भी 1 हो जाएगा। तो t का 1 हो गया, मतलब यहाँ पे 2 बच गया, 2 इंटू t का 1 प्लस 4 तो डिफरेंशिएट होता नहीं है, t स्क्वायर डिफरेंशिएट है, तो t स्क्वायर डिफरेंशिएट होकर 2t, जैसे x स्क्वायर 2x होता था, a स्क्वायर क्या हो जाएगा। हाँ अभी आंसर पे मत जाओ, अब इसको समझो। डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया था, डिफरेंशिएट करके आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अपनी, तो t का 1 हो गया, t स्क्वायर का 2t हो गया, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपका आ गया 2 + 8। तो इस चीज को हम बोलते हैं वेलोसिटी एज ए फंक्शन। हाँ अब आपको पता है कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो हो जाएगी वो dy बाय dt, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आप देखो 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0। 8 का तो डिफरेंशिएशन होता नहीं, then t का 1 हो जाएगा, 8 मीटर/सेकंड। तो आप यहाँ से थोड़ा सा एक चीज समझना, व्हाट इज द वेरिएबल एंड व्हाट इज द कांस्टेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इस केस में ये वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी भी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये वेरिएबल। लेकिन क्या एक्सेलरेशन वेरिएबल है, टाइम का इसमें कुछ आ रहा है नहीं ना, मतलब एक्सेलरेशन क्या है इसमें, कांस्टेंट। ये मतलब होता है कि जब भी कोई चीज टाइम के ऊपर डिपेंड करती है वेरिएबल होगी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी वेरिएबल है, देन एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। पहले आपने ये निकाल लिया, गैस दिया हुआ था। सर मुझे वेलोसिटी वाला समझ में नहीं आया, सर वेलोसिटी कैसे निकालूं। बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, 2 तो ऐसे छूट गया,
Yes, sir. t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, जैसे x का 1 होता है। सर t का 1 कैसे आया? यार फॉर्मूला अभी तो बताया मैंने यार, एक चीज फॉर्मूला में बताऊं फिर है। y इक्वल टू t की पावर 1 हो जाएगी। यहाँ से जो फॉर्मूला होता है वो nx n-1 होता है ना, तो n की जगह पे अगर 1 हो जाएगा तो 1t 1 - 1 हो जाएगा, तो t की पावर 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये भी तो पढ़ा आपने, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इस फॉर्मूले को यूज करके nx n-1। ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे हो आप? सिंपल मैथमेटिक्स में क्यों जाते हैं? यहाँ पे t की पावर 1 है, 1t 1 - 1, तो t का डिफरेंशिएशन 1 आ गया। ऐसे t स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से। तो t स्क्वायर था तो 2t 2 - 1 2t। तो हर जगह पे ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो मैं सिंपल मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहा हूँ। यहाँ से b एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, तो 2 तो कांस्टेंट है, 0 आ गया, t का 1 होता है तो 8 बचा। वही मैंने बोला, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, लेकिन एक्सप्रेशन के इस केस में कांस्टेंट। अब हम आते हैं क्वेश्चन, इसने ये पूछा था फंक्शन निकालने के बाद कि भाई वेलोसिटी की वैल्यू कितने कितने टाइम पे पूछी हुई थी। वेलोसिटी कब पूछा हुआ था आपसे? t इक्वल टू 0, और कौन सा टाइम था? 2 and 10. 2 and 10. हाँ, 2 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। तो आप वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लिख दो, 2 + 8t। तो जब इसमें हम टाइम की वैल्यू 0 पुट करेंगे, वेलोसिटी 0 थोड़ी है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। ये पहला आंसर आ गया। जब हम यहाँ पे टाइम इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 2 + 8 × मींस वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी 18 हो जाएगी। जब हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, जैसे कि आपका 10 सेकंड 82. है ना, तो यहाँ पे v की वैल्यू 2 + 8 × 10, तो v की वैल्यू आ जाएगी 82 मीटर। तो हर टाइम पे, हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी अलग अलग है। तो जिस इंस्टेंट पे टाइम 0 है वेलोसिटी 2 है, जिस इंस्टेंट पे टाइम 2 सेकंड है वेलोसिटी 18 है, जिस इंस्टेंट पे टाइम 10 सेकंड है वेलोसिटी 3 है। लेकिन क्या एक्सप्रेशन टाइम के साथ चेंज होता रहेगा? वेलोसिटी तो हर इंस्टेंट में अलग अलग है, लेकिन एक्सप्रेशन की वैल्यू सब में सेम ही आएगी ना, क्योंकि एक्सप्रेशन तो टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सबका चाहे 2 सेकंड 0 हो, 2 हो, 10 हो, सब में एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम। एक्सप्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द 8 मीटर। ये तीनों टाइम में एक्सप्रेशन हमेशा सेम ही रहेगी, वेलोसिटी चेंज होती है। तो ये इस तरह से है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार आप पूछते थे, तो मैं मना करता था कि मैं इसको नहीं बता पाऊंगा, तो बिना डिफरेंशिएशन के मैं इसको बता ही नहीं सकता, है ना। तो ये ऐसा दिया होगा, ये चीज आपको याद रखनी। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आएगी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सप्रेशन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कि आपका एक्सप्रेशन है ना। जस्ट एक ही फॉर्मूला है ना, दैट इज nx n-1 है ना। ये इसी को अगर टाइम दिया हुआ है तो nt n-1, x की जगह पे टाइम आ गया है, तो nt n-1 यूज करते हैं, n पावर सेम। अब आ जाते हैं इसी का रिवर्स प्रोसेस। ये तो मैंने डिफरेंशिएट किया, फिर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलेरेशन आ जाएगा। अगर उल्टा करना है तो क्या करें? एक्सेलेरेशन पता है, वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम इंटीग्रेट करें, है ना। जैसे तो मैंने डिफरेंशिएट किया अभी, ds/dt dy/dt। अगर उल्टा करना है तो हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट, है ना। तो सिंपल सा एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, उससे वेलोसिटी निकालना तो इंटीग्रेट करना, वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना। और रखना इंटीग्रेशन में बस एक ही फॉर्मूला आपको जानना, हम ये बोलते हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। जो इंटीग्रेशन होता है ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस, है ना। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन।
है ना, ये उल्टा प्रोसेस। अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आ रही है तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके वापस डिस्प्लेसमेंट आ रही है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि जब हम किसी चीज को इंटीग्रेट करते हैं तो एक्चुअली जो इंटीग्रेशन होता है ना, इसकी दो कैटेगरी होती है। एक तो होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट, और दूसरा होता है डेफिनिट। दोनों में बताऊंगा कैसे, क्या है ना। एक तो इंडेफिनिट होता है और दूसरा क्या होता है कि आपका डेफिनिट। तो जो आपका इंडेफिनिट होता है इसमें कोई लिमिट नहीं, विदाउट लिमिट। लिमिट क्या होती है? सर आपने रिवर्स के बाद क्या लिखा है? इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उल्टा है। और ये दो तरह का होता है, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। तो इंडेफिनिट में कोई लिमिट नहीं होती, विदाउट लिमिट, और जो डेफिनिट होता है इसमें लिमिट। हाँ, तो देखो इंडेफिनिट जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन करने का सिंबल थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। जैसे यहाँ पे किसी भी चीज को अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करने के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। जैसे अभी तक आप सम करते थे ना, तो ऐसे सिग्मा यूज करते थे। इसी सिग्मा को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन। दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में कुछ चीजें होती हैं, टर्म्स मैं आप लिखता हूँ, एफ एक्स ए बी, हमेशा इंटीग्रेशन में इस तरह का टर्म यूज है ना। तो ये जो इस तरह का सिंबल आता है, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या हो जाएगा? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन का सिंबल जो ए होता है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ एक्स। और जो बी होता है दिस इज नोन एज ए अपर लिमिट ऑफ, अपर लिमिट ऑफ एक्स। और एफ एक्स जो है ये फंक्शन है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। और जो डीएक्स होता है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये टर्म्स से मतलब है, ये इस तरह का सिंबल इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। जैसे आप सिग्मा यूज करते थे ना अपना सम करने के लिए, इसी को हमने इससे रिप्लेस कर दिया। Sir, what is dx? ए इज लोअर लिमिट, बी इज अपर लिमिट, एफ एक्स फंक्शन है, डीएक्स को हम बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। भाई इस इंटीग्रेशन में क्या चीज वेरिएबल? एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ, ये सारे टर्म्स के क्या बेसिकली आपका मतलब फंक्शन वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और इस पूरी चीज को हम लिखते हैं, ये जो पूरी चीज को हम इस तरह से रीड करेंगे, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, जैसे आपने इसको लिखा था ना, तो भाई डी बाई डी एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट, y with respect to x। तो ऐसी इस चीज का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन x with respect to x। हाँ, भाई इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में क्या करना है? इंटीग्रेट करना। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ना, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि कहीं पे भी अगर ऐसा दिया हुआ है x की पावर n into dx, है ना, हमसे करना है इस पूरे कंबाइंड टर्म का ये इंटीग्रेशन है, x की पावर n dx। तो इसका इंटीग्रेशन करके हम निकालते हैं फॉर्मूला से, ये हो जाएगा x to the power n+1 divided by n+1 प्लस कांस्टेंट। हाँ, ये इसका मेन फॉर्मूला। कोई भी पावर का फंक्शन है तो उसको इंटीग्रेट करके ही है। हाँ, x to the power n dx इक्वल टू हो जाएगा x to the power n+1 divided by n+1। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। सर आपने मीनिंग में क्या लिखा है? इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन x विथ रिस्पेक्ट टू, इसको हम ऐसा रीड करें, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन x विथ रिस्पेक्ट टू x। इस फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, हाँ। तो जब ये इस तरह का कोई चीज दी हो x to the power n dx,
तो इसको इंटीग्रेट करके ही आप x टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। एक कांस्टेंट अब लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक चीज ध्यान रखना इसमें, ये फॉर्मूला n की सारी वैल्यूज के लिए वैलिड है, n की सारी वैल्यूज के लिए वैलिड है, लेकिन इसमें ये n की एक वैल्यू नहीं होगी। n शुड नॉट बी इक्वल टू -1 क्यों नहीं होना चाहिए इसमें, अगर -1 होगा तो क्या होगा, पावर 0 हो जाएगी। हाँ अगर n -1 होगा ना तो समथिंग बाय 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, मैं नीचे 0 आ जाएगा ना, तो समथिंग बाय 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो n की सबके लिए वैलिड है, सिर्फ किस चीज के लिए वैलिड नहीं होता है, जैसे कि आपका n की वैल्यू यहाँ -1 नहीं है, तो आपको बस ये नंबर्स के लिए वैलिड है, नेगेटिव के लिए वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी वैल्यू से बस -1 -1 होगा तो -1 + 1 नीचे 0 है, और एनीथिंग बाय 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इस तरह से हम इसमें क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे इंटीग्रेट करना है इस चीज को x² dx, तो मैं वो फॉर्मूला यूज करूंगा, n की जगह पे 2 आ गया ना, ये आपको आ जाएगा x2 + 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, तो इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू आ जाएगी x³ बाय 3 प्लस 1। बस आपको ये फॉर्मूला यूज करना, दो ही फॉर्मूला है, एक डिफरेंशिएशन का, एक इंटीग्रेशन, है ना भाई। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था, ये d/dx ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, nx n माइनस। एक ये फॉर्मूला डिफरेंशिएट करने के लिए है और एक ये फॉर्मूला है, ये आपको आना चाहिए, है ना। ये आपको क्या होना चाहिए, जैसे कि आपका आना चाहिए इस तरह से। तो दो फॉर्मूले को ही आपको न्यूमेरिकल्स में क्या करना है, यूज करना है ना। आप समझते हैं, हाँ बोलो सर इसमें सर c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है विदाउट के आगे, किस चीज की वैल्यू, सर c की वैल्यू क्या होनी चाहिए। हाँ सी की वैल्यू ही बताता हूँ, वो निकाल दो, आप एक कांस्टेंट लिख दो, सी की वैल्यू आ जाती है। कहाँ बताओ बेटा, आप क्या पूछ रहे थे, इंडेफिनिट विदाउट लिमिट और डेफिनेट में विद लिमिट हो। जैसे इसमें कोई लिमिट नहीं दिया हुआ ना, ए और बी नहीं दिया हुआ, तो इसको हम इंडेफिनिट बोलेंगे, और जब लिमिट दिया होता है तो इसको हम डेफिनेट बोलते हैं। क्या मतलब होता है, आई विल एक्सप्लेन। जैसे अभी आपने इस चीज को इंटीग्रेट किया, इंडेफिनिट का मतलब है कि इसमें लिमिट नहीं दी हुई, आपने इस चीज को इंटीग्रेट कर दिया x² dx को, है ना। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो अभी आपका आंसर आ गया x³ बाई 3 प्लस 2 प्लस 1। अगर ये डेफिनेट होगा तो x की लिमिट दी हुई, है ना, ये आपका आंसर बना। ये सपोज 1 से 0 से लेके या 1 से लेके 2 तक x²। तो जब भी किसी इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं दी होती तो उसको इंडेफिनिट बोलते हैं। कहां से कहां करना है पता नहीं, लेकिन जब लोअर एंड अपर लिमिट दी होगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट। मतलब x की वैल्यू 1 से लेके कहां तक इंटीग्रेट करना है, x की वैल्यू 2 तक। तो होता ही है इंटीग्रेट इसी फॉर्मूले से ही, आप वैसे ही करोगे जैसे आपने यहाँ पे किया है, इसको इंटीग्रेट करेंगे ये आपका जाएगा x³ बाई 3 प्लस 5। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़, यहाँ पे तो ये इंटीग्रेशन खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ गया। आप इस पूरे को एक ब्रैकेट में पुट और यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 2। पहले x की जगह पे अपर लिमिट पुट करो, माइनस करके x की जगह पे क्या पुट करने के, लोअर। यहाँ से आ जाएगा भाई x की जगह पे मैंने पहले 2 पुट किया, तो 2³ बाई 3 प्लस कांस्टेंट आ गया, माइनस x की जगह पे 1 पुट किया, 1³ बनी हो जाएगा इनफैक्ट बाई 3 प्लस कांस्टेंट। हाँ अल्टीमेटली इससे आप देखोगे जो आपका आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 8/3 माइनस 1/3 मींस 7, और एक कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए कई बार हम बोलते हैं डेफिनेट में अगर आप कांस्टेंट नहीं भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट यहाँ पे अपने आप कैंसिल हो, ठीक है, होता है। अगर हमने यहीं पे छोड़ दिया ये इंडेफिनिट हो,
1 से 2 लिमिट दी हुई है, ये चीज डेफिनेट। ये प्रोसेस होता है, दो फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले से हम डिफरेंशिएट करेंगे, इस फॉर्मूले से हम इंटीग्रेट, और लिमिट दिया हुआ है तो पहले हम x की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट पुट करेंगे और दोनों को माइनस, तो जो कांस्टेंट था अपने आप क्या हो जाएगा, सर ये 1/3 कहाँ से आया? x की जगह 1 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, पहले x की जगह पे आपने 2 पुट किया तो 2/3 प्लस कांस्टेंट आ गया, फिर माइनस साइन लगा के x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 1/3 प्लस कांस्टेंट, ये 8/3 हो गया, 1/3 7/3 हो गया ना, और कांस्टेंट क्या हो गया, कैंसिल। लिमिट हम ऐसे ही पुट करते हैं, पहले x की जगह पे अपर लिमिट पुट कर दो, माइनस साइन लगा के x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, लोअर, इसी को हम बोलते हैं डेफिनेट। जस्ट ये दो Excuse me, sir. चीजें, मैं आपको इस लेवल पे यही चीज होगी। Sir, what is 1 and 2 here? And what is the 1 and significance 2 is of the limit, 1 and 2 is the upper and lower limit of x, ये आपको इंटीग्रेट करना है x की किस वैल्यू से किस वैल्यू तक, तो x की वैल्यू 1 से लेके सिर्फ 2 तक है, हाँ, इंडेफिनिट का मतलब कुछ लिमिट नहीं दी, ये x की वैल्यूज होती है, x की वैल्यू 1 से लेके x की वैल्यू 2 तक है, तो इसको 1 को हम बोलते हैं लोअर लिमिट, 2 को हम क्या बोलते हैं अपर, वैसे इंटीग्रेट करना है सेम उसी फॉर्मूले से, बस बाद में इसमें x की वैल्यूज, पहले x की जगह पे 2 पुट कर दिया, माइनस साइन लगा के x की जगह पे 1, तो यहाँ से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 7/3। सर आपने लास्ट में 7/3 लिखा है। 7/3 होगा भाई, 8/3 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 8/3 में से 1/3 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 7/3 बचेगा ना, तो ये फिर इसका फाइनल आंसर होगा, फाइनल जो आंसर होगा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये, ठीक है, चलो एक इंटीग्रेट करो, लोअर अपने आप लिमिट ही अपर लिमिट से ज्यादा हो सकती है? नहीं, लोअर लिमिट हमेशा कम होती है ना, ओके सर। है ना, ये हमेशा लोअर लिमिट कम होगी, अपर लिमिट क्या होगी इसलिए आपकी जा सही, तो पिछले वीक में क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप इंटीग्रेट करोगे, ये किसी क्वेश्चंस में यूज होगा। हाँ, just solve this question. इसको इंटीग्रेट करके क्या आंसर आएगा, ये मैंने बता दिया, दो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, कैसे हम इस दो फॉर्मूले को क्या करेंगे यूज। सर इसमें 4 टर्म्स माइनस करेंगे ना? चीज 5 to 1 है 1 to इंटीग्रेशन 5, में। 1 to हाँ 5, हाँ 1 to 5, तो सर इसको 4 बार ही सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर डायरेक्ट 1 ना और ना 5 एक ही का? डायरेक्ट 1 और 5, अपर लिमिट पहले हम पुट कर देंगे 5, फिर लोअर लिमिट हम पुट कर देंगे 1, दो बार ही पुट करते हैं, ये भी इंटीग्रेशन का साइन ही होता है, अब टाइम के रिस्पेक्ट में आपको करना है, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे। लेट मी चेक, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता क्या होता है,
मुझे भी खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं चेक कर सकता हूँ आंसर। लेट मी चेक। कोई नंबर आएगा इसका आंसर डेफिनेट इंटीग्रेशन, लेकिन अभी तक कोई आंसर सही नहीं आया है। ठीक से करो। सर ये dt कांस्टेंट सर ये नहीं, dt कैसे कांस्टेंट होगा? dt तो वेरिएबल होता है। Yes, dt sir. का इंटीग्रेशन t होता है। dt का इंटीग्रेशन t होता है। सर एक बार देखना। मैं देखता हूँ अभी। अभी तो यार ये मैं कितना लंबा चौड़ा आंसर कहाँ से आ गया यार? किसी का भी आंसर सही नहीं आया अभी। सर कुछ का कुछ का भी सही नहीं है। मैं बताता हूँ अभी, आपको आ जाएगा। सर शुभम का आंसर सही है। अभी चेक। आयो। लेट मी चेक। सर एक बार ये बता अमन गुप्ता का सही है। सर सर मैंने एक बार वापस कुछ ही का भेजा देखना। है सर, वो देखना। सर मैंने वापस देखा है, भेजा है। कुछ का देखना एक बार। सर एक बार अमन तो गुप्ता अभी का तक तो किसी का आंसर सही नहीं आया। सर एक बार अमन गुप्ता का देखिए सर, अभी अभी भेजा है। सर एक बार हाँ, कुछ का देखना, अभी भेजा है। कुछ अभी देख लिया मैंने। कुछ 12 आंसर भेजा है, वो सही नहीं है। 2/21 सही नहीं है। 144 सर सही नहीं है। सर निश्चित शुभम का सही है। बम 72 सही नहीं है। सर किसका सही है? किसी का अभी तक सही नहीं आया। देखो मैं बताता हूँ, देखो आप समझ लो इससे। अब मैं बताता हूँ, अब मैं तो सॉल्व करो इससे, है ना। तनिष्क सही नहीं है, मैं बताता हूँ अभी। अब आ जाएगा आपको, एक मिनट। देखो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है, इसको यूज करो, है ना। जैसे डिफरेंशिएशन करते थे, इसको हैंडी आप रखना हमेशा। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करके कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था? 0। एक्स का क्या होता था? 1। एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स 4 का 4x। फॉर्मूला मैंने कौन सा यूज किया? एक्स की पावर n को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, ये होता है nx n माइनस। तो इसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करके ये सारी चीजें आती हैं। वैसे इंटीग्रेट जब करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये होता है, x एंड dx की वैल्यू होती है n+1 डिवाइड बाय n प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट मैंने लिखा, पासा रखना कि dx का इंटीग्रेशन x होता है। x dx से क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 2। x स्क्वायर dx से क्या हो जाएगा? x क्यूब बाय 3। इस फॉर्मूले से 2+1 डिवाइड बाय 2 प्लस x क्यूब dx से क्या हो जाएगा? x4 बाय 4। x4 dx से क्या हो जाएगा? x5 बाय 5। हाँ, तो इधर रखना। इस फॉर्मूले से इंटीग्रेट करेंगे तो ये सारी चीजें आती हैं, और उस फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सारी चीजें। अब मुझे इस चीज को इंटीग्रेट करना, पहले तो मैं इसको स्प्लिट कर लूंगा।
पहले आप ऐसे नहीं कर सकते, पहले अलग अलग करेंगे, पहले पहले अलग अलग करेंगे, तो अभी मैं लिमिट के बारे में भूल जाता हूँ, बाद में पुट करूंगा। तो अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, dt 3 से मल्टीप्लाई हो गया और इंटीग्रेट हो गया, प्लस यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt, ऐसा। जस्ट मैंने कुछ नहीं किया है, ब्रैकेट ओपन किया। अब आप थोड़ा ध्यान रखना कि जो भी चीज कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेट नहीं होती, तो 3 को हम बाहर ले सकते, सिर्फ वेरिएबल इंटीग्रेट हो। 2 को हम बाहर ले सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर लेना, तो इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, dt। अब थोड़ा ध्यान दो, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dt? अगर dx का x होता है dt का क्या होगा? सर x dx का x होता है तो dt का क्या हो जाएगा, तो dt यहाँ पे t आ गया। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ t dt? अगर x dx का x² 2 होता है तो t dt का 2 into t² 2 होता है। यहाँ से 2 कैंसिल, ये आपका आ गया dt plus t²। तो ये अभी तक जो हमने किया है ना, यहाँ तक अगर हम आंसर अगर छोड़ दें तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अभी मैंने लिमिट नहीं पुट किया, पहले तो सिंपल इस लिमिट को भूल जाओ, पहले सिंपल इंटीग्रेट करो, अलग अलग कर लिया, dt का t होता है, t dt का t² 2, हाँ 2 कैंसिल हो गया, dt plus t² हो गया। अब हम इसको लिमिट पुट करेंगे। हाँ, लिमिट पुट करने के लिए हम करते क्या है कि लास्ट में जाके इसके बगल में एक ऐसा ब्रैकेट लगाएं, t plus t, और इस ब्रैकेट में पहले लिख लेते हैं लोअर लिमिट, फिर लिख लेते हैं अपर। 1 to 5 ही था ना, लिमिट सही लिख रहा हूं मैं? हाँ, 1 to 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया 3 into 5 plus 5 कैसे, या ये मैंने अपर लिमिट पुट किया, जहां जहां टाइम था उसकी जगह 5 माइनस, अब जहां जहां टाइम है वहां पे 1 आ जाएगा, 3 into 1 plus 1। ये तरीका आप देखो, 15 plus 25 योर रिटर्न कितना हो जाएगा, 36। हाँ, और ये 3 है और ये 1 है, देखो तो इसका आंसर 36। ये तरीका एकदम ध्यान देना कैसे किया, तो इसको एज ए हैंडी रूल रखना है ना, जो कि इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, है ना। तो ये होता है इंडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन, तो किस तरह से है ना, तो इसका आंसर 36। दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद योर चैप्टर 4, है ना, तो इसको Have a थोड़ा सा nice day, रिवाइज कर लीजिए। जितना मैंने बताया है आज क्लास में इतना ही कैलकुलस की, इससे आगे ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, अननेसेसरी आप कंफ्यूज, बस ये चीज आप पाएंगे, राइट। दैट्स ऑल, बाय बाय। थैंक यू सर, Have a Have a nice nice day, day, sir. sir.